मैंने पूरी थ्योरी को अच्छे से एनालाइज किया है। उसके बाद मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि यदि आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं क्लास में तो पूरी एनसीईआरटी को इसको लाइन बाय लाइन रीड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये है कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मेरे साथ साथ ही आपको वीडियो को पॉज करना है, पहले अपना जवाब सोचना है हर एक क्वेश्चन के लिए, उसको सोल्व करना है प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद वीडियो को आगे करके और आप वहां से उसका आंसर या सॉल्यूशन देख सकते हैं। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग? उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा एनसीईआरटी डीप लाइंस में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन इन प्लेन। बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम कवर कर चुके हैं। आज हम एनसीईआरटी की बातें करेंगे मोशन इन प्लेन वाले चैप्टर्स की। देखो बेटा, एनसीईआरटी को मैंने पूरा अच्छे से इसको पढ़ा, लगभग यदि आप पढ़ेंगे तो मेरा अंदाजा है कि आपको चैप्टर का नॉलेज होने के बावजूद भी उसको पूरा पढ़ने में, उससे चीजें समझने में 4 से 5 घंटे एटलीस्ट आपको थ्योरी पढ़ने में लग जाएंगे। मैंने पूरी थ्योरी को एनालाइज किया, देखा कि यार इसमें कुछ ज्यादा काम की चीजें नहीं है नजर आई। काम की मतलब काम की तो है, लेकिन हर एक चीज क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन की जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ के आप यहां से कुछ अलग से बढ़िया सी चीज निकाल पाएंगे। मैंने पूरी थ्योरी को अच्छे से एनालाइज किया है। उसके बाद मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि यदि आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं क्लास में तो पूरी एनसीईआरटी को इसको लाइन बाय लाइन रीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मेरे को कोई ऐसी बात अलग से नजर नहीं आई जो आप यहां से एनसीईआरटी से निकाल पाएंगे, लेक्चर से नहीं आ पाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप यदि लेक्चर से अपर कवर कर चुके हैं, कहीं भी आपने कहीं भी पढ़ा है लेकिन आप कवर कर चुके हैं, तो यहां पे इसको लाइन बाय लाइन रीड करने की जरूरत नहीं है। इसमें मोस्टली वेक्टर की कहानी सुनाई गई है। पहले अच्छे से वेक्टर के बारे में बताया गया है, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर के एडिशन के बारे में बताया गया है, ज्योमेट्रिकल तरीका बताया गया, ट्रायंगल लोब, हर एक चीज को बताया है। साथ ही साथ वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन को और उसके बाद उसका मल्टीप्लीकेशन एक स्केलर के साथ, वेक्टर का, दो वेक्टर का एडिशन, इन सब के बारे में पूरा बातें की गई हैं। दो वेक्टर इक्वल करके कैसे करते हैं, ये सब करते हैं, वो हम जानते हैं, क्लास में अच्छे से एक एक चीज पढ़ाई जाती है। बल्कि मैं कहूंगा कि क्लास में हम जब पढ़ाते हैं तो इससे मच बेटर तरीके से, मच सीक्वेंस तरीके से हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां आपको कुछ भी ऐसा एनसीईआरटी में इस वाले चैप्टर की मैं बता रहा हूं, कुछ ऐसा खास हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें अपना समय खराब ना करें, सीधा सीधा यहां पे जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये है कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस मेरे को देखने को मिले, और एनसीईआरटी के जो ये क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो ये क्वेश्चंस हैं जो मैं करवाने वाला हूं इस लेक्चर के अंदर, वो बेटा सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर मोल्ड करके या फिर उसको ऑब्जेक्टिव पैटर्न में प्रॉपर तरीके से बना के सीधा आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपकी चॉइस है, मैं जस्ट मना नहीं करूंगा, बट मैं जस्ट बता रहा हूं कि मेरा ओपिनियन ये है कि इसको पूरा एक एक लाइन को पढ़ोगे उतना अच्छा सा समझ में नहीं आएगा जितना अच्छा हम क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। तो अपन आज के इस लेक्चर में अब क्या करने वाले हैं, मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूं उसके एग्जाम्पल से, इसके जो बैक एक्सरसाइज दे रखी है उससे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, इनसे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूं और उन्हीं क्वेश्चंस पे हम बात करने वाले हैं। आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन पर स्क्रीन को, वीडियो को पॉज करना है, उसके ऊपर पढ़ के उसको सोचना है। बेटा देखो, ये काम मेरे साथ साथ ही करना होगा, ऐसा नहीं कि मैं बाद में कर लूंगा क्वेश्चन, नो नो, मेरे साथ साथ ही आपको वीडियो को पॉज करना है, पहले अपना जवाब सोचना है हर एक क्वेश्चन के लिए, उसको सोल्व करना है प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद वीडियो को आगे करके और आप वहां से उसका आंसर या सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, करते हैं शुरू। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप पेन और कॉपी अपने पास लेके बैठ गए होंगे। एनसीईआरटी बुक की आज इतना कोई खास हमें जरूरत नहीं होगी, आप उसको साइड में बंद करके रख सकते हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। आ जाइए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन देखो ये है, जल्दी से पोज कीजिए और सोल्व कीजिए। किया जाए, उम्मीद है सभी ने अपना आंसर निकाला होगा। लेट्स स्टार्ट। पिक आउट टू स्केलर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। इस देखो, ज्यादातर इसमें कहानी स्टार्टिंग में वेक्टर के बारे में की गई है, तो वेक्टर को हम क्वेश्चंस जो हैं हम यहां पे कवर करने वाले हैं। तो हमें पूछना क्या है, पुट आउट स्केलर क्वांटिटी
फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। हां, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इवन इसके पास डायरेक्शन है, इवन इसके पास डायरेक्शन है। ऐसा नहीं होता कि किसी चीज के पास डायरेक्शन है तो इसका मतलब वो वेक्टर ही हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है, उसको कुछ रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन वाले। लीनियर मोमेंटम वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एवरेज वेलोसिटी वेलोसिटी कैसी भी हो, एवरेज हो या इंस्टेंटेनियस हो, वेक्टर है। मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक मूवमेंट ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका m वेक्टर इज इक्वल टू आता है आई एन इंटू एरिया वेक्टर से हम निकालते हैं। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो बोला था, दो स्केलर क्वांटिटी हम यहां पे मार्क कर चुके हैं। बिल्कुल इसको ऑब्जेक्टिव पैटर्न में बना के एक अच्छा सा क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है, आसान लेवल का होगा, बिल्कुल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। इनमें से ओनली वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? टेम्परेचर स्केलर है, प्रेशर स्केलर है, इंपल्स 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 होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम स्केलर, पावर स्केलर, टोटल पाथ लेंथ, डिस्टेंस होता है ये स्केलर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्केलर, चार्ज स्केलर, हर चीज स्केलर है। ठीक है, चलो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं ये। नेक्स्ट, डू इट फास्ट, पोज करो, सोचो और आंसर दो। और ज्यादा अच्छा होगा अपने आंसर्स आप कमेंट्स में भी लिखते जाओ साथ साथ। देखो उससे श्योरिटी हो जाती है कि मैंने क्या सोचा था आंसर, फिर फाइनली आप एनालाइज कर सकते हैं। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। कंसिडर द क्वांटिटीज प्रेशर, पावर, एनर्जी, इंपल्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, चार्ज, टेम्परेचर, एरिया। आउट ऑफ दिस द ओनली वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी है? देखो ये बोल रहा है कि इंपल्स, प्रेशर, प्रेशर वेक्टर नहीं है, प्रेशर वेक्टर नहीं है। एरिया, इसको वेक्टर ले सकते हैं। इंपल्स और एरिया वेक्टर है, बिल्कुल है। एरिया भी वेक्टर होता है बेटा, याद रखना। एरिया की जो डायरेक्शन, वैसे जो नॉर्मल हम जो एरिया, स्फीयर का एरिया, ये सब स्केलर होते हैं, लेकिन जो छोटे एरिया होते हैं उसको कई मैथमेटिकल फॉर्मूला में बेटा हम वेक्टर की तरह यूज लेते हैं। जैसे फ्लक्स वगैरह निकालने के लिए हम वेक्टर यूज करते हैं एरिया को। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, जैसे ये कोई प्लेन है, इसमें ये कोई एरिया है, तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस प्लेन की क्या होगी? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, डी ए वेक्टर होता है ये। जैसे मान लो कोई बड़ा एरिया है, उसका एक छोटा सा पार्ट, बंद एरिया है, एक छोटा सा पार्ट ले लें, स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा, तो ये एक एरिया वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ लिया जाएगा, डी ए वेक्टर। देखो इस एरिया की डायरेक्शन ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो क्लोज सरफेस होती है, उस क्लोज सरफेस का ये कोई एरिया लेंगे तो इसकी डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव एरिया डायरेक्शन लिया जाता है। याद रखना, इंपल्स भी वेक्टर है और एरिया भी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वेक्टर नहीं होता है, प्रेशर के बारे में बता दिया, वेक्टर नहीं होता है। चलिए डू इट, सोचिए। स्टेट द रीजन वेदर द क्वांटिटी, अब ये तो रहेगा ही कहीं ना कहीं। State the reason whether the following algebraic operations with scalar and vector physical quantity are meaningful। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इस पे, बहुत बढ़िया। मतलब आसान क्वेश्चंस में से देखो नीट के एग्जाम में यार, देखो सच्चाई तो ये है, आसान क्वेश्चन आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो बोला कि बताओ इनमें से कौन सा अलजेब्रिक ऑपरेशन जो है वो मीनिंगफुल होगा। एडिंग एनी टू स्केलर, क्या दो कोई भी स्केलर को ऐड करना मीनिंगफुल है? हाँ करते ही हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन इसके लिए एक्चुअल में एक कंडीशन और होती है, कंडीशन और होती है कि जो दो स्केलर हम ऐड कर रहे हैं, दे मस्ट हैव सेम डायमेंशन, सेम नेचर। मतलब लेंथ में लेंथ ही ऐड कर सकते हैं, समझ लो, लेंथ में लेंथ ऐड कर सकते हैं, मास में मास ऐड कर सकते हैं, टाइम में टाइम ऐड कर सकते हैं। बट ये बोल रहा है कि क्या ये मीनिंगफुल हो सकता है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मीनिंगफुल है। एडिंग ए स्केलर टू ए वेक्टर, ये नहीं है मीनिंगफुल। एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ ऐड नहीं किया जा सकता, ठीक है, चाहे सेम डायमेंशन क्यों ना हो।
चाहे सेम डायमेंशन ही क्यों ना हो, नहीं ऐड किया जा सकता। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से बताता हूं, टॉर्क और एनर्जी सेम डायमेंशनल फॉर्मूला रखते हैं। टॉर्क और एनर्जी दोनों सेम डायमेंशनल फॉर्मूला रखते हैं, लेकिन टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इनको ऐड नहीं किया जा सकता। मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर, क्या किसी भी वेक्टर को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? सोच के देखो, डायमेंशन भी अलग अलग हैं, सोचो, कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन में डायमेंशंस कभी दिक्कत नहीं करती, और एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ए वेक्टर है तो 5a निकाल सकते हैं, 10a निकाल सकते हैं, 12a निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाइंग एनी टू वेक्टर, क्या दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, और इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट से स्केलर क्वांटिटी निकलती है और क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर क्वांटिटी निकलती है। एडिंग एनी टू वेक्टर्स, क्या कोई भी दो वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है? हाँ, ये मीनिंगफुल हो सकता है बिल्कुल, लेकिन कब? जब दोनों वेक्टर सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो, मतलब दो वेलोसिटी को ऐड कर सकते हैं, दो फोर्स को ऐड कर सकते हैं, दो मोमेंटम को ऐड कर सकते हैं, दो वेक्टर मतलब सेम डायमेंशन वाले ऐड किए जा सकते हैं। एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू सेम वेक्टर, क्या किसी एक वेक्टर के कंपोनेंट को उस वेक्टर में ऐड किया जा सकता है? हाँ, एक वेक्टर का जो कंपोनेंट है बेटा, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक वेक्टर जो है, ये वेक्टर है ए वेक्टर, तो इसको हम दो वेक्टर में तोड़ते हैं, कंपोनेंट मतलब ब्रेक करना, तो इसको दो में तोड़ लिया, मान लो एक इधर और एक इधर, तो ये ए एक्स वेक्टर, ये ए वाई वेक्टर। तो हम ये लिख सकते हैं, ए वेक्टर में ए एक्स वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, दोनों वेक्टर ही तो हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि ये तो सेम डायमेंशन तो होगा ही होगा। अरे लेंथ का, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट कोई वेलोसिटी ही आएगी, तो बिल्कुल उन दोनों को ऐड किया जा सकता है, ये भी एक पॉसिबल है। ठीक है, ये भी एक पॉसिबल चीज है। ओके, मैच करो कितने आंसर अपने सही हैं, क्या कोई हमने गलत आंसर तो टिक नहीं कर दिया था? और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, अच्छे से पढ़ो भाई, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और देखो, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं नीट में। करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, फिर ऑप्शन बना के दे देगा, पहला दूसरा तीसरा, पहला तीसरा दूसरा चौथा, ऐसे बहुत पूछे जा रहे हैं। पिछली बार ही कितने आए थे? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मतलब कितने कौन कौन सा सही है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बताओ कौन कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर। हाँ, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर ही तो होता है, ट्रू, ये ट्रू है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर, सही बात है। ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर, ईच कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर। तुम सोचो कि सही बोल रहा है, लेकिन ये सही नहीं है, नहीं, गलत है ये। एक वेक्टर का जब तुम कंपोनेंट करते हो, वो भी एक वेक्टर होता है, अभी जैसे बताया, अभी जैसे बनाया। हम नॉर्मली क्या याद करते हैं कि सर ए है, ये एंगल थीटा है, तो ए कोस थीटा, ए साइन थीटा, ये तो सर स्केलर है। नहीं, इनकी डायरेक्शन है, देखो, एक ए कोस थीटा इधर, ए साइन थीटा इधर, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसको वेक्टर में बोला जाता है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन बोला जाता है। ये इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है और ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्शन होता है। तो एक वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं बेटा, वो स्केलर नहीं होते, वेक्टर होते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल। टोटल पाथ लेंथ होता है डिस्टेंस, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं होगा, ये भी गलत है। हां, हो सकता है, यदि यहां होता कि हो सकता है, हम कहते हैं हाँ हो सकता है, ये कह रहा होगा, हमेशा होगा, गलत बोल रहा है, हमेशा नहीं होगा। द एवरेज स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम ऑफ ए पार्टिकल डिफाइंड एज टोटल पाथ लेंथ, मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू द कवर द पाथ। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज आइदर ग्रेटर
और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। देखो बेटा, हम जानते हैं डिस्टेंस जो होती है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ये होता है। तो एवरेज स्पीड क्या थी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम तो दोनों का सेम है, तो डिस्टेंस बड़ी या बराबर होगी तो एवरेज स्पीड बड़ी या बराबर होगी। वो इज आइदर ग्रेटर और इक्वल। हाँ, मैग्नीट्यूड के बिल्कुल, हाँ ये ट्रू है, ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, 3 vectors not lying in a plane can never add up to give a null vector। 3 vectors not lying in a plane मतलब वो कोप्लेनर नहीं है, कैन नेवर एड अप टू गिव ए नल वेक्टर। ट्रू स्टेटमेंट है, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। 3 नॉन कोप्लेनर फोर्स का रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। ये बातें लिखवाई जाती हैं कि यदि हम रिजल्टेंट 0 चाहते हैं और हमें कोई भी कंडीशन नहीं दिया है तो हम 2 मिनिमम वेक्टर चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। यदि बोल दे कि नहीं इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं है, अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं, तो मिनिमम हमें 3 चाहिए होते हैं, लेकिन वो तीनों प्लेन में होने चाहिए, तब ही इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। 3 कोप्लेनर का रिजल्टेंट 0 हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो कंडीशन रख दे नहीं कोप्लेनर भी नहीं है, तो 0 करने के लिए मिनिमम 4 वेक्टर चाहिए होते हैं। 4 वेक्टर 3 डायमेंशनल स्पेस में लेकर के रिजल्टेंट 0 बनाया जा सकता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि कोई भी 4 ले लो 0 जगह, नहीं, लेकिन 4 वेक्टर एक प्लेन से आउट ऑफ प्लेन लेकर के बनाएंगे तो रिजल्टेंट 0 पॉसिबल है। तो ये हमारे आंसर हो गए, मैच करो, ठीक है। चलो अगला, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मस्ट ट्राई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ध्यान से करना, गलत करोगे तुम आंसर देख लेना, सोल्व करो और कमेंट में आंसर बताओ। तो पता है इस लेक्चर के लास्ट में एक चैलेंजिंग क्वेश्चन भी दूंगा, चैलेंज देके कि देखो तुम्हारा आंसर क्या आता है। हाँ, गिवन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू, देखो एनसीईआरटी में क्या है, इनको वेक्टर को नॉर्मल इस तरीके से लिख रखा है, लेकिन एक्चुअल में होना ऐसा चाहिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर इज नल वेक्टर, ऐसे वेक्टर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है? ए बी सी डी मस्ट ईच बी ए नल वेक्टर। बोल रहा है कि यदि ये 4 का नेट 0 है तो चारों 0 होने चाहिए। बकवास कर, ऐसा कोई बात थोड़ा है, ये तो गलत बात है। चारों 0 ना होकर के भी रिजल्टेंट 0 बन सकता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड डी, बिल्कुल सही बात है। देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी था, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, तो एक काम करते हैं, ए और सी को एक तरफ रख लेते हैं, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये इक्वल नल वेक्टर था, इज इक्वल टू आ जाएगा बी और डी को इधर भेज दो तो माइनस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर आ जाएगा। क्या बोलते हो? ये इधर माइनस में आ जाएंगे, माइनस कॉमन ले लिया। अब देखो ये वाली जो चीज है इसको हम नाम दे देते हैं लेट सपोज पी वेक्टर, और ये इस वाली चीज को हम नाम दे देते हैं क्यू वेक्टर। तो P माइनस क्यू के बराबर, इसका क्या मतलब हुआ कि P का और Q का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी तो एक देखो ये है एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर बोलते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट, P इधर तो Q इधर, बराबर मैग्नीट्यूड के। इसका मतलब A और C का मैग्नीट्यूड B और D के बराबर होगा हमेशा। वही बोल रहा द मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस सी इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड D, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? The magnitude of A can never be greater than the sum of magnitude of B, C and D। तुम सोचोगे सर ये तो फालतू बकवास कर रहा है, लेकिन नहीं, बकवास नहीं कर रहा है, बकवास नहीं कर रहा है। ध्यान से सुनो, यदि हम चाहते हैं कि ये चारों का नेट 0 हो, तो देखो
बी सी और डी का मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या आ सकता है? मैक्सिमम बी सी डी ज्यादा से ज्यादा कितने मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं? ऐसा तब होगा जब सारे एक डायरेक्शन में हो, बी सी डी तीनों एक डायरेक्शन में। तो मैक्सिमम हो सकता है बी प्लस सी प्लस डी, मतलब इनके स्केलर मैग्नीट्यूड का सम, बी सी और डी का मैग्नीट्यूड का सम जो होगा ना, वो इन तीनों के रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। यदि तुम चाहते हो कि ये चार मिलके जीरो हो, तो इन तीन का जो रिजल्टेंट है वो चौथे के मैग्नीट्यूड के बराबर डायरेक्शन में अपोजिट, मतलब इसको लिखोगे तो ऐसा लिखेंगे, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है दैट शुड बी निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो इसका मतलब होता है बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर का जो ओवरऑल मैग्नीट्यूड है दैट मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर होने का मतलब है कि इनके मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? बराबर। अब ये जो मैग्नीट्यूड है बेटा, ये b प्लस सी प्लस डी हमेशा नहीं आ जाएगा, लेकिन इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो होगी वो बी सी डी हो सकती है। मतलब a की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो है वो बी सी डी के बराबर हो सकती है, मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकती है। वही बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर, मतलब उससे बड़ा नहीं हो सकता बी सी और डी के मैग्नीट्यूड से। ठीक है ना? तो a की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस सी प्लस डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू, जो कि b प्लस सी प्लस डी के बराबर होगी, स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड के सम के बराबर। क्योंकि ज्यादा यदि हमें कुछ वेक्टर को जोड़ के मैक्सिमम रिजल्टेंट निकालना होता है तो वो सारे सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, सही है। सच सच बताना, क्या तुमने इसको आंसर टिक किया था? सच सच बताओ कमेंट में, क्या तुमने इसको आंसर टिक किया था? चलो और बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी इफ ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर। देखना बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोल रहा है। बोल रहा है बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी। बी प्लस सी, चलो बी और सी को एक तरफ रख लेते हैं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये आएगा माइनस ऑफ ए। एक काम करते हैं, देखो बी है सी है और बचा तीसरा क्या? ए प्लस डी। इनको एक साथ नाम दे देते हैं, इज इक्वल टू जीरो। इसको एक नाम दे देते हैं, चलो एक्स वेक्टर बोल देते हैं। तो बी प्लस सी प्लस एक्स वेक्टर का सम जीरो होगा। ठीक है? अब याद कर हमने क्या कहा था, यदि तुम तीन वेक्टर जो हैं उनका रिजल्टेंट जीरो चाहते हो, यदि तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो चाहते हो तो तीनों कोप्लेनर होने चाहिए, मतलब बी सी और एक्स कोप्लेनर होने चाहिए। एक्स क्या है? ए और डी का सम है ना। अच्छा बी और सी कर देते, अरे ठीक है, वही सेम चीज है एक्चुअल में, बस थोड़ा सा खेल गया, ये उल्टा कर देते हैं हम। चलो उल्टा कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से कर देंगे। बी प्लस सी प्लस ए प्लस डी और बी प्लस सी को नाम दे देते हैं एक्स वेक्टर और ए और डी, ये हो गया एक्स ए डी इज इक्वल टू जीरो। इसको हमने एक्स नाम दे दिया। तो एक्स ए डी कोप्लेनर होना चाहिए। एक्स क्या है? बी प्लस सी। तो बी प्लस सी, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी। बी प्लस सी, ए और डी कोप्लेनर होने चाहिए। कब? इफ ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर। इसमें क्या हो जाएगा? यदि ए और डी कोलिनियर हो गए तो इनका रिजल्टेंट ऐसे आएगा। तो उस सिचुएशन में सिर्फ कोप्लेनर से काम नहीं चलेगा, इसी के कोलिनियर उसको होना पड़ेगा एक्स को। यदि ये दोनों कोलिनियर है मतलब रिजल्टेंट इसी लाइन के अलोंग आएगा, तो ये वाला भी इसी लाइन के अलोंग अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। वही बोल रहा है एंड इन द लाइन ऑफ ए एंड डी इफ दे आर कोलिनियर। यदि ये दोनों कोलिनियर हैं तो इन्हीं के कोलिनियर रखना पड़ेगा। कोलिनियर में इधर और इधर दोनों आता है। कोलिनियर और पैरेलल अलग चीजें हैं। पैरेलल और एंटी पैरेलल का कॉम्बिनेशन को कोलिनियर हम बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो ये वाला आंसर भी सही है और बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। तो बी सी डी यदि नीट में मान लो इसको बनाना है, इसी क्वेश्चन को नीट के लिए बनाना है, तो इसमें करेक्ट की बजाय इनकरेक्ट पूछ लेगा और लो भाई हो गया काम।
बन गया, ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। चलो एक एग्जाम्पलर का क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन करते हैं। एंगल बिटवीन दिस एंड दिस इज, जल्दी से जल्दी निकालो, इन दोनों के बीच में एंगल निकालो, इन दोनों के बीच में एंगल निकालो। देख जब भी एंगल का क्वेश्चन आए ना, एक पर्सनल सजेशन है, वैसे एंगल निकालने का तरीका बता दूंगा, पर पर्सनल सजेशन है कि हमेशा उन दोनों का एक बार डॉट करके देख लिया करो, डॉट प्रोडक्ट। डॉट करना आता है, ये है आई कैप प्लस जे कैप का डॉट करो आई कैप माइनस जे कैप, तो ये डॉट आएगा आई कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करने के लिए क्या करते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट से 1, जे कैप को जे कैप से तो -1, ये आ गया 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है बेटा, यदि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर वेक्टर है। सो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, तो थीटा 90 डिग्री आंसर आ गया, थीटा 90 डिग्री आंसर आ गया। कोई कहे नहीं सर मान लो मुझे तो नहीं दिमाग में आया, मैंने डॉट नहीं किया, वैसे एंगल का तरीका क्या है वो बताता हूं। एंगल निकालने के लिए ए डॉट बी का यूज किया जाता है एक्चुअल में। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है का डॉट प्रोडक्ट ये होता है ए बी कोस थीटा, ए बी इनके मैग्नीट्यूड है, तो कोस थीटा का जो फॉर्मूला होगा, थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर है, ये होगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये निकालते हैं। अब तुम जब इसमें इसको सोल्व करोगे ए डॉट बी को, तो ये 0 आ जाएगा, तो कोस थीटा 0 आ जाएगा, मतलब थीटा 90 डिग्री आ जाएगा। यदि मान लो 0 नहीं आता तो फिर ए डॉट बी निकालते और ए और बी के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करते, तो वहां से कोस थीटा आता, वहां से थीटा निकालते। वैसे तरीका ये होता, बट ज्यादातर चांस होते हैं कि 90 बन जाए, ठीक है ना, तो ये मेथड। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ ये करो, सही स्टेटमेंट बताना है। देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी काफी दे रखे हैं, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं, एग्जाम्पलर का है, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, मतलब इनमें से कौन कौन सा एक है सही बोला है, तो एक सही, कोई बात नहीं। ए स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट इज कंजर्व्ड इन ए प्रोसेस, क्या ऐसा कुछ रूल होता है कि स्केलर क्वांटिटी को कंजर्व रहना पड़ेगा? नहीं, कोई रूल नहीं है ऐसा। तो कई बार एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी का लॉस हो जाता है कई बार, तो कंजर्व वाली बात गलत है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ए स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू। क्यों भाई, एनर्जी को ले लो, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव वैल्यू रखता है, कौन सी बड़ी बात है। और टेम्परेचर ले लो, नेगेटिव वैल्यू रखता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्केलर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रख सकता है। A scalar quantity is the one that does not vary from one point to another point in space। ये क्या मतलब हुआ? तुम टेम्परेचर को ले लो, अलग अलग पॉइंट अलग अलग जगह जाओगे तो टेम्परेचर अलग अलग मिलता है। पर फ्रीजर के अंदर टेम्परेचर अलग है, बाहर अलग है, कहीं धूप में अलग है, पहाड़ी इलाकों में अलग, हर जगह अलग अलग टेम्परेचर है, तो ये भी कोई बात नहीं जमी। A scalar quantity has the same value for observers with different orientation of the axis। हाँ, एक्सिस के ओरिएंटेशन से उसको फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे तुम्हारा मास 60 किलो है, तुम एक्स एक्सिस इधर मान के दे पूछोगे मास 60 किलो, वाई इधर मान लो एक्स एक्सिस 60 किलो है, ओरिजिन यहां ले लो 60 किलो है, ओरिजिन यहां ले लो 60 किलो है। एक रूम में टेम्परेचर निकालना है तो तुम पहले ये डिसाइड करोगे भाई देखो रूम का टेम्परेचर निकालना है तो हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले चूज करने पड़ेंगे, क्या है, नहीं ना। लेकिन वहीं तुम्हें वेलोसिटी निकालना है तो किसी पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो, फोर्स बताना है तो तुम्हें कोऑर्डिनेट एक्सिस लेने पड़ेंगे कि एक्स किधर है, वाई किधर है, जेड किधर है, तब जाके तुम बता पाओगे। लेकिन स्केलर में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, तो आंसर विल बी डी, डी सही स्टेटमेंट है, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस का कोई फर्क नहीं पड़ता। चल
हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। बताओ भाई, बताओ, सभी लोग ट्राई करो, आंसर कमेंट में लिखो इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो फिगर 4.1 दिखा रखा है तुम्हें। सोच द ओरिएंटेशन ऑफ टू वेक्टर यू, ये यू वेक्टर है और ये वी वेक्टर है। यू दे रखा है ए आई प्लस बी जे और वी दे रखा है पी आई प्लस क्यू जे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? जल्दी, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताओ। तो u वेक्टर और v वेक्टर, तो एक अलग से u बनाता हूं, ध्यान से सुनना। ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है। u वेक्टर कुछ ऐसा वेक्टर है। ये जो वेक्टर है बेटा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर। तो इस वेक्टर को लिखेंगे समथिंग i कैप एंड समथिंग j कैप। i और j में ये प्लस का होगा। तो ये जो दे रखा है u वेक्टर, तो x कोऑर्डिनेट, x डायरेक्शन तो a दे रखा है और y b दे रखा है, तो दोनों प्लस के होंगे। a भी पॉजिटिव होगा, b भी पॉजिटिव होगा। लेकिन वहीं पे यदि मैं इसको ऐसा बनाता हूं, ये वेक्टर, तो पहले तो बात एक बात बताओ, एक वेक्टर को हम स्पेस में कहीं भी डिस्प्लेस करते हैं, उससे क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना। तो क्या मैं इस वेक्टर को यहां बना दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना मैग्नीट्यूड बदला ना डायरेक्शन बदली। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर। ये तो पॉजिटिव होगा, ये तो क्या है x में तो p, और y में क्या है q। ये देखो डायरेक्शन निगेटिव होगी, तो पी आई प्लस क्यू जे, तो प्लस तो नहीं होना चाहिए यहां। तो इसका मतलब q जो है निगेटिव का होगा। ये जो प्लस साइन के साथ लिखा है यहां, यदि माइनस होता तो बात अलग थी, लेकिन यहां कुछ निगेटिव होना चाहिए, -2j कैप, -3j कैप, इस टाइप का कुछ, तो क्यू निगेटिव होगा। तो ए बी पी पॉजिटिव, क्यू निगेटिव। ए एंड पी आर पॉजिटिव, बी एंड क्यू निगेटिव नहीं। ए पी बी आर पॉजिटिव, क्यू इज निगेटिव, बी विल बी करेक्ट आंसर। ये लो, कुछ नहीं सोल्व करना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, परफेक्ट क्वेश्चन है नीट में आने के लिए, यदि आए तो। ठीक है, चल और करते हैं। हाँ, ये कर, ये कर। द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस विल हैव मैक्सिमम वैल्यू इफ, सोचो क्या आंसर आएगा। आर वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट मैक्सिमम कब होगा? जैसे ये कोई आर वेक्टर है, मुझे इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकालना है, तो क्या होगा? इसका इधर कंपोनेंट ये होगा, ये होगा, ये एंगल थीटा है, ये आर है, तो ये होगा आर कोस थीटा। यदि तुम इसको मैक्सिमम चाहते हो, तो कोस मैक्सिमम कब होगा? 0 डिग्री पर। तो इसको मैक्सिमम चाहते हो तो थीटा 0 डिग्री रखना पड़ेगा। मतलब एक्चुअल में क्या है, यदि आर वेक्टर पूरा का पूरा एक्स एक्सिस में है ना, तो इसका कंपोनेंट इधर इतना ये खुद ही हो जाएगा। एक वेक्टर की डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट तो वो खुद ही हो जाता है, ठीक है ना। तो इधर तुम्हें मैक्सिमम चाहिए एक्स में, तो आर वेक्टर एक्स डायरेक्शन में ही होना चाहिए, ये मैक्सिमम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाता हूं, मान लो तुम्हें कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट को खींचना है, फोर्स लगाना है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, तो तुम क्या करोगे? तुम कोशिश तो ये करोगे यार, जब एक्स में खींचते हैं तो काम करते हैं, पूरा फोर्स एक्स में ही लगा देते हैं, तो तुम सारा फोर्स इधर ही लगा दोगे, ठीक है। तो ये फोर्स लगाने का क्या मतलब, उसका एक कंपोनेंट ही एक्स में आएगा। तुम्हें कहा गया है एक्स में खींचने के लिए, तो एक्स में खींचो, खत्म बात, सारा फोर्स अपना एक्स में लगा दो। तो आर वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस, नो अलोंग एक्स एक्सिस। सही आंसर इज बी, सही आंसर आ जाएगा बी, बी इज करेक्ट आंसर। किसी एंगल पे नहीं चलेगा, मैक्सिमम चाहते हो तो एक्स एक्सिस के लो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कर, ये कर। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। इन ए 2 डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड v नोट इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट है, ध्यान रखना, वेलोसिटी नहीं बोला है,
स्पीड कांस्टेंट है, ठीक, और 2 डायमेंशनल मोशन एक प्लेन में चल रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू, कौन सी ऐसी चीज है जो पक्का होगी ही होगी सही। द एवरेज वेलोसिटी इज नॉट जीरो एट एनी टाइम, बोल रहा है कि किसी भी टाइम पे एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं आ सकती। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बोल हाँ या ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं आ सकता? आ सकता है। ये लो स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से, सर्कल का एग्जांपल ले लो, सर्कल में घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो यार डिस्प्लेसमेंट, हर एक चक्कर में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, एनी टाइम पे नहीं आ सकता। ये क्या मान, हाँ किसी किसी टाइम पे तो आ सकता है ना, घूम के वापस वहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो, एवरेज वेलोसिटी जीरो। गलत स्टेटमेंट है, एनी टाइम गलत बोल रहा है। एवरेज एक्सेलरेशन मस्ट ऑलवेज वेनिश, ये बोल रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगा। वेनिश का मतलब जीरो होना, वेनिश का मतलब होता है जीरो होना, जीरो होना। क्या एवरेज एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगा? क्यों भाई? एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है? स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं। स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो चेंज हो सकती है ना भाई। तो ये भी गलत बोल रहा है, ऑलवेज वेनिश गलत बात है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, एवरेज एक्सेलरेशन आएगा। डिस्प्लेसमेंट इन ए इक्वल टाइम इंटरवल आर इक्वल, इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, ये किसने कहा? सर आप ही देखो, सर्कल में घूम रहा है तो बराबर टाइम में डिस्प्लेसमेंट बराबर बराबर होगा, ऐसा नहीं है। कौन कह रहा है सर्कल में घूम रहा है? कौन कह रहा है सर्कल में घूम रहा है? पहले ये सीधा चल रहा था, फिर घूमने लग गया। इसने तो सिर्फ ये बोला ना कांस्टेंट स्पीड, बाइक चला रहे हो कांस्टेंट स्पीड से, पहले सीधा रोड था, सीधे पे चला रहे थे, फिर घुमा हुआ है, घुमा हुआ ले लिया। तो डिस्प्लेसमेंट हर टाइम में बराबर हो जरूरी नहीं है, गलत बात है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं दिया है। इक्वल पाथ लेंथ आर ट्रेवल, हाँ ये सही बात है। इक्वल पाथ, डिस्टेंस बराबर होगी। यदि स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस बराबर होगी। फॉर एग्जांपल तुम्हें को बोल दे कि एक आदमी है 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो बोले कि 1 घंटे में कितना चल जाएगा? 10 किलोमीटर। 5 में कितना चल जाएगा? 50 किलोमीटर फिक्स है। लेकिन क्या पता 50 किलोमीटर चल के वहीं आ गया हो, कुछ भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में कमेंट नहीं करेंगे, डिस्टेंस के बारे में कहेंगे कि हाँ डिस्टेंस बराबर टाइम में बराबर चलेगा। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे। तो आंसर विल बी डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ, ठीक है ना, चलो ट्राई करो, देखते हैं कैसे करते हो। ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ऑन एन ओपन ग्राउंड ए मोटरिस्ट फॉलो ए ट्रैक दैट टर्न टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर। ये तुम्हें लगेगा नहीं, लेकिन ये वेक्टर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक मोटरसाइकिल चला रहा है, वो क्या करता है, हर 500 मीटर में लेफ्ट साइड में 60 डिग्री से टर्न ले लेता है। तो देखो क्या होगा, ये 500 मीटर है, इधर चला, इधर ऐसे 500 मीटर खत्म होते ही ये लेफ्ट साइड में 60 डिग्री से घूम जाएगा। ऐसे चला रहा है, लेफ्ट साइड में घूम गया, लो भाई 60 डिग्री से, फिर 500 चलेगा। ठीक है, कितने डिग्री से घूमा? 60 डिग्री से। फिर 500 चल के और फिर 60 डिग्री से घूम जाएगा। लो भाई, ठीक है, ऐसे फिर से 60 डिग्री से घूम गया, फिर 60 डिग्री घूम जाएगा। देखो पहला 60 घूमा, फिर 60 घूमा, फिर 60, तो 60 60 60 180 हो जाएगा, मतलब वापस ऐसे आ जाएगा। फिर 60 घूमेगा, एक्चुअल में ऐसे चलता है, हेक्सागन बनाएगा, 60 60 से घूमेगा, तो पूरा 360 घूमने में कितना टाइम लेगा?
360 घूमने में 6 6 36 6 टन, मतलब 6 बार। तो 1 2 3 4 5 6 टन पे वापस यहीं आ जाएगा। तो ऐसे बनता है रेगुलर हेक्सागन, क्योंकि हर बार 500 मीटर चल रहा है, तो ये रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, तो 60 60 घूमेगा। तो ध्यान रखना 60 60 है तो हेक्सागन, 90 90 होता स्क्वायर, 120 120 होता ट्राइंगल, 72 72 डिग्री से घूमता पेंटागोन बनता, 72 इंटू 5 360 होता है, 360 बाई एन ऐसे वो उतना साइज का पॉलीगन बनेगा। ठीक है ना, ऐसे अलग एंगल होगा तो जैसे 30 डिग्री हुआ तो 12 या 36 12 साइड का पॉलीगन बनेगा, अलग अलग एंगल का। जैसे 45 से घूमता है तो 90 9 चौक 36 4 दूनी 8 8 ओक्टागोन बनेगा, हर बार 45 से घूमता है तो। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छा चीज है कि हम इसको पहचान ले कि ये एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, जिसकी साइड है 500 मीटर। अब क्वेश्चन को देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन टर्न स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट एट द थर्ड 6th एंड 8th टर्न। तीसरा टर्न देखो, ढूंढो तीसरा टर्न ढूंढो, पहला दूसरा तीसरा टर्न। तो तीसरे टर्न के टाइम इसका डिस्प्लेसमेंट ये बताओ भाई, तीसरे टर्न के टाइम ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? निकालने की जरूरत ही नहीं है बेटा, याद रखना हेक्सागोन में ये जो डिस्टेंस है डबल होती है, 2a होती है, 2a। यदि ये a है ना तो ये लेंथ 2a होती है, याद रखना। एक रेगुलर हेक्सागोन में बेटा, एक रेगुलर हेक्सागोन जो है उसमें जिसमें सारी साइड बराबर हैं, ये जो लेंथ होती है ना, ये लेंथ जस्ट अपोजिट वाले, ये इस साइड का डबल होती है। एक्चुअल में क्या है, ट्राइंगल बनते हैं, ऐसे ट्राइंगल बनते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये भी ए साइड है, ये भी सारे ए साइड है, तो ये 60 60 60 180 हो जाता है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। और ये साइड जो है 2a हो जाती है, 2a याद रखना। तो इसका मतलब पहला डिस्प्लेसमेंट थर्ड टर्न के ऊपर डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ साइड, 500 का डबल, 1000 मीटर। पहला का आंसर थर्ड टर्न पे। दूसरा बोला है सिक्स्थ टर्न, सिक्स्थ निकालो, थर्ड के बाद फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स्थ टर्न के टाइम पे जीरो डिस्प्लेसमेंट, सिक्स्थ टर्न पे जीरो, सिक्स्थ टर्न पे जीरो डिस्प्लेसमेंट, उसी पोजीशन पे आ गया जहां से चला था। फिर बोल रहा है एट्थ टर्न, 6 के बाद 7th होगा और ये 8th होगा, 8th टर्न होगा। बता सकते हो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? जिसने वेक्टर पढ़ा है ना वो बड़े प्यार से बताएगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो ये लेंथ कितनी आएगी? याद है वेक्टर की कोई चीज? देख, ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड a है, फिर ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड a है। दो वेक्टर एक दूसरे से 60 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है। कितने एंगल पर इंक्लाइंड है? 60 डिग्री एंगल पर। तो इन दोनों का जो एडिशन है, रिजल्टेंट है, वो √3a आता है, √3a। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस थीटा लगा दे, थीटा को 60 रख देना, यही आएगा। ये तो सीधा भी याद रखते हैं, ऐसे नहीं याद होगा तो मैं ऐसे याद होगा, मुझे पता है। एक फोर्स F है, एक फोर्स F है, दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पे हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स आता है इनके बीचों बीच, ये जो नेट आता है वो √3 टाइम्स हो जाता है, √3 टाइम्स 60 पर, 120 पर बराबर आता है Fe, 60 पर √3f हो जाता है। ये याद रखना चाहिए, नहीं याद है तो वो चीज लगा सकते हो, a तो ये आएगा √3a। तो आंसर आ जाएगा 8th टर्न पर डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी √3a, मतलब 500√3 मीटर, यह आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
सही आंसर था क्या तुम्हारा? अब देखो कुछ क्वेश्चंस हम प्रोजेक्टाइल मोशन से एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करते हैं। जो एग्जांपल इंपॉर्टेंट लगे मुझे प्रोजेक्टाइल के, वो मैं तुम्हारे सामने लेके आया हूं, जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में बनाए जा सकते हैं वैसे क्वेश्चंस। जैसे एग्जांपल 3.5 है, एनसीईआरटी का है। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 विद ए वेलोसिटी 5 i cap and moves in xy plane under the action of force which produce an constant acceleration this। देखो इस डाटा को लिख लो। ये दे रखा है हमें वेलोसिटी। क्या दे रखा है ये? वेलोसिटी। तो u वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी, इसको u से लिखते हैं, ये है 5 i कैप। और फिर दे रखा है एक्सेलरेशन a वेक्टर, कितना दे रखा है? 3 i कैप प्लस 2 j कैप। What is the y coordinate of particle at the instant its x coordinate is 84 मीटर। अच्छा, x कोऑर्डिनेट 84 कहां से शुरू किया है? स्टार्टिंग ओरिजिन से। स्टार्टिंग ओरिजिन से मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो ही फाइनल पोजीशन होगी। जब भी पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करता है ना, जैसे मान लो यहां से शुरू कर रहा है, यहां पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट भी ये वेक्टर होगा और पोजीशन वेक्टर भी यही है। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी ओरिजिन से स्टार्ट करे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है एक्चुअल में होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल तो ओरिजिन है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइनल वेक्टर हो जाता है, पोजीशन वेक्टर एक्चुअल में। चलो, हाँ, बोला है कि जब x कोऑर्डिनेट 84 है, पहले x को 84 पे ले जाओ, x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट करके उसकी पोजीशन फाइनल 84 ले जाओ। तो इसका मतलब x इनिशियल तो 0 था, x फाइनल पोजीशन 84 हो गई है भाई। कब होगी? कौन सा फॉर्मूला लगाएं? क्या x में एक्सेलरेशन है? हाँ। क्या x में इनिशियल वेलोसिटी है? हाँ। तो x का डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, x डायरेक्शन। x में देखो डिस्प्लेसमेंट 84 ही हो गया, पहले 0 पे था 84 पे चला गया। u कितना है? x में है पूरा 5, t कितना है निकालना है, प्लस हाफ a कितना है? x में 3 है, इंटू टी स्क्वायर। तो सोल्व करना पड़ेगा भाई इसको। 2 एलसीएम ले लो, उधर जाएगा 8 दूनी 16, 168, यह आएगा 10t और यह आएगा 3t स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बना लो इसको, 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 इज इक्वल टू 0। यहां से t निकालो, माइनस b माइनस 10 प्लस माइनस, माइनस तो होगा नहीं, टाइम तो निगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव ही होगा, तो माइनस b प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर। सो माइनस 4ac, 4 तिया 12, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो 12 गुना 168, 168 गुना 12, 8 दूनी 16, 1, ठीक है, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है, और 8 6 1, 6 9 10 11 3, 6 3 9 10 11 हो गया ना, हाँ 1, तो 6 3 9 1 10, 1 1 2, ये हो गया 2016। थोड़ा अजीब सा आ रहा है पर ठीक है, गंदा सा आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अपॉन 2a6, यहां से कुछ टाइम निकालोगे, ये 2100 कुछ आएगा, 2116। किसी का रूट होता है क्या यार? 4 चौक 16, 40 का नहीं होता, 2500 हो जाता है, 40 का भी नहीं है, 50 के 40 50 के बीच में बटे 6 आएगा। मतलब एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बस, अच्छा डाटा नहीं है। यहां से टाइम निकालोगे, फिर x हमें y कोऑर्डिनेट बताना है ना, तो फिर y का फॉर्मूला लगाओगे, u 0 हो जाएगा प्लस हाफ a हो जाएगा y में 2 इंटू टी स्क्वायर, t यहां से उठा के इसमें रखोगे, वहां से y कोऑर्डिनेट आएगा। y में इनिशियल 0 है, तो कंसेप्ट क्या है? पहले x से t निकालो, फिर y पे रख दो, उसमें आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल? जब टाइम आ चुका है तो स्पीड भी बता देंगे, x में निकाल लेंगे अलग से, y में निकाल लेंगे, और नेट स्पीड आएगा रूट ओवर x की स्पीड का स्क्वायर प्लस y की स्पीड का स्क्वायर।
ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन देखो, मैं इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब तुम खुद से पढ़ोगे ना एनसीईआरटी, मान लो कोई तुम्हें बताने वाला गाइड करने वाला ना होगा, तो तुम कई बार फालतू की चीजों में फंस जाओगे, ये नहीं समझ पाओगे कि क्या मुझे ये करना भी चाहिए। जैसे अब ये जो टाइम है बहुत अजीब सा गंदा सा आ रहा है, अब इसके रूट रूट पे यदि अच्छी सी वैल्यू आ जाती है तो सोल्व कर लो, नहीं आती है तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच वाले क्वेश्चंस में फिर हमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल करते हैं। ये ट्राई करो, ट्राई करो, बस कंसेप्ट मतलब कैसे सोल्व करोगे वो देख लेते हैं, क्योंकि डाटा चेंज करके क्वेश्चन आ सकता है। एक बार कंसेप्ट देख लो। हाँ भाई, A cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal. Calculate maximum height. ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। यहां से एक पार्टिकल को फेंका है, चलो फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। स्पीड है 28 मीटर पर सेकेंड, एंगल है 30 डिग्री। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, बताओ एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, याद रखो बेटा। तो 28 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2 इंटू जी 9.8 या 10, जो भी लिखना चाहो। यहां से मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, कोई बड़ी बात है, मैं सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करवा दिया हूं इस क्वेश्चन से। बी वाले में पूछा है टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल, मतलब यहां का टाइम पूछा है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है। वो होता है 2u साइन थीटा बाई जी, तो ये आएगा 2 इंटू 28 इंटू साइन 30 आएगा 1/2 अपॉन जी हो जाएगा 10, 2 भाग जाएगा, लगभग 2.8 सेकेंड, लगभग 2.8 सेकेंड। सी बोला डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोवर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न, मतलब ये बोलने का तरीका है, रेंज पूछ रहा है कि कितना दूर जाके बॉल टकराएगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, रेंज आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो रख दो वैल्यू 28 का स्क्वायर साइन 30 का डबल हो जाएगा 60 अपॉन जी हो जाएगा 10, सोल्व करके आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले रिवाइज, मतलब सीधा सीधा टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज ना नाम लेकर के उसने लैंग्वेज में क्वेश्चन को दिया है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये एनसीईआरटी 3.8 एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल कर देते हैं, चलो 3.7 वाला। ये क्या है, ए हाइकर स्टैंड ऑन द एज ऑफ क्लिफ, मतलब कोई हाइट पे कोई एक स्टैंड बना होगा 490 मीटर हाइट का ग्राउंड से, ठीक है ना। थ्रो ए स्टोन हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15, मतलब कुल मिला के ये कोई पहाड़ी की हाइट है, क्लिफ 490 मीटर हाइट की पहाड़ी है। यहां से एक बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, नेग्लेक्टिंग ए रेजिस्टेंस टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच। बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, सब बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंको या छोड़ो, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो √2h/g होता है। तो ये रूट बेटा 490 जो हाइट है उसको देख के लग रहा है कि वो 9.8 लेना चाह रहा है, या तो इसको 500 ले लो, g10 ले लो, अदरवाइज 9.8 दे भी रखा है। तो ये आएगा 2 इंटू एच हो गया 490 अपॉन जी हो जाएगा 9.8, 490 गुना 2 980, 980 बटे 9.8 100 का रूट बाहर 10 सेकेंड आएगा, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड है और स्पीड एट विच द हिट द ग्राउंड 10 सेकेंड बाद स्पीड बतानी है। देखो हॉरिजॉन्टल स्पीड एज इट इज रहेगी 15 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसके पास वर्टिकल में भी स्पीड हो जाएगी, और 10 सेकेंड में वर्टिकल में जी टी हो जाता है, जी इंटू टी, तो 9.8 इंटू 10 98 मीटर पर सेकेंड। तो नेट स्पीड जो होगी वो √15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर का रूट, जो भी फाइनल आएगा अजीब सा आंसर, वो हमारा आंसर होगा। ये स्पीड है। ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा घुमाया फिराया नहीं है,
बट एनसीईआरटी में दे रखा था इसलिए मैंने यहाँ पे करवा दिया है। ऐसे क्वेश्चन आते भी रहते हैं। चलो अब चलते हैं वापस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे। ये क्वेश्चन करो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने लायक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां ऐसा बन सकता है, ये ट्राई करो भाई। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल 15 डिग्रीज 50 मीटर। सोल्व कर, आंसर तेरे से एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। क्या फॉर्मूले याद हैं तेरे को या भूल चुका है? सोल्व कर। हाँ भाई, देखो द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल 15 डिग्री। बेटा 15 डिग्री से परेशान मत होना, क्योंकि रेंज की बात कर रहा है, तो रेंज में 2 थीटा होता है, तो 15 का डबल 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50 मीटर है, इसी को 45 डिग्री पे फायर करेगा तो रेंज क्या होगी? रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बेटा पूरी चीज सोल्व करने की जरूरत नहीं होती है, ध्यान से समझना। वो यू चेंज नहीं कर रहा है, सेम स्पीड से फायर कर रहा है, यू तो एजिटिव सेम रहेगा, थीटा चेंज कर रहा है, जी चेंज होता नहीं है। तो यार सीधा याद रखो ना कि रेंज जो है साइन 2 थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सीधा क्या लगाओ, R1/R2 फॉर्मूले में रख के पहले यू निकालेंगे, फिर यू को दूसरे में रखेंगे। बेटा वेस्टेज ऑफ टाइम है, यदि ऐसा कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, तुम वो जल्दी सोल्व नहीं होगा। सीधा लिखो R1/R2 होगा साइन 2 थीटा 1 बाई साइन 2 थीटा 2। तो R1 दे रखा है 50, R2 निकालना है, थीटा दे रखा है पहला 15 डिग्री, तो साइन 30 बन जाएगा। दूसरा दे रखा है 45, तो डबल 90 बन जाएगा। तो R2 क्या आ जाएगा, 50 गुना साइन 90 1 हो गया, साइन 30 1/2 होगा, तो 2 पर आ जाएगा 100 मीटर। 100 मीटर रेंज हो जाएगी, ये लो 100 मीटर आंसर आ जाएगा। क्या यही आया था? क्या ऐसे ही निकाला? देखो आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे करना है जल्दी आंसर लाए, वो तरीका ये। ठीक है, ओके। अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये देखो, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन का जैसा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन टाइप में। बस थोड़ा सा इसमें ये कर देता हूं, ये क्यों नहीं थीटा है, ट्राई करोगे आप आंसर दोगे। थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 और T1 ग्रेटर देन T2। मल्टीपल चॉइस आंसर, मतलब मोर देन 1 करेक्ट भी आंसर हो सकता है, ठीक है ना, मोर देन 1 करेक्ट भी आंसर यहां पे हो सकता है। तो थोड़ा सा सोचने समझने की शक्ति लास्ट तक रखो, हर ऑप्शन तक। चलो क्या आंसर आएगा, सोल्व करो। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। Two particles are projected in air with speed v0 at an angle θ1 and θ2, both acute angle है, 90 से छोटा एंगल ऑब्वियस, ठीक है, ऊपर नहीं फेंका है, मतलब टू द हॉरिजॉन्टल रेस्पेक्टिवली, ठीक है। If the height reached by the first particle is greater than the height of second particle, राइट चॉइस बताना, स्पीड दोनों की सेम है। तो देख तरीके से देखा जाए तो हाइट का जो फॉर्मूला होता है, हाइट का फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का, वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब देख g तो सबके लिए सेम है और u इसने सेम दिया है, तो इसका मतलब तो पक्का है, यदि u सेम है तो जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसका थीटा भी ज्यादा होगा। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, देखो हम यहां से फेंक रहे हैं, एक को कम एंगल पे फेंक रहे हैं, एक को ज्यादा एंगल पे फेंक रहे हैं,
अलग अलग रेंज हो सकती है, मैं रेंज के बारे में कुछ कमेंट अभी नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। अलग अलग, यदि अलग एंगल पे फेंकोगे, जैसे ये गया, तो अलग अलग एंगल पे फेंकोगे तो वहां पर जो ज्यादा एंगल पे फेंकोगे वो ज्यादा ऊपर जाएगा, जो कम एंगल पे फेंकोगे वो कम ऊपर जाएगा। तो थीटा 2 ज्यादा होगा, सॉरी ज्यादा हाइट किसकी, बताओ 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 बताओ। इफ द हाइट रीच्ड बाय द फर्स्ट पार्टिकल इज ग्रेटर देन, अच्छा h1 इज ग्रेटर देन h2, तो श्योर है थीटा 1 विल बी ग्रेटर देन थीटा 2। पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, एंगल थीटा 1 बड़ा होगा, थीटा जिसकी हाइट बड़ी होगी उसका एंगल बड़ा होगा। टाइम ऑफ लाइट, बेटा एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है, याद रखना, बताया हुआ है मेरा पहले, t/2 इज इक्वल टू रूट ओवर 2h/g। इसको मैं लिख सकता हूं 2 को उधर ला करके t इज इक्वल टू 2i ऑफ रूट 2h/g। जिसने अभी तक ये याद नहीं किया है याद कर लो। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है 2i ऑफ रूट ओवर 2h मैक्सिमम बाई जी। ध्यान रखना, जिसका हाइट ज्यादा होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज्यादा होगा। जिसका हाइट ज्यादा h1 का ज्यादा, तो t1 भी ज्यादा होगा, पक्की बात है, किसी और दूसरी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, कितने एंगल पे फेंका डजंट मैटर, जिसका हाइट ज्यादा उसका टाइम ज्यादा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट t1 ग्रेटर देन t2, ये भी सही है। नेक्स्ट बोल रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज r1 ग्रेटर देन r2। क्या बोलते हैं रेंज, ये थर्ड पार्ट जो है ना बहुत अच्छा है। रेंज किसका ज्यादा होगा, बोलो रेंज किसका ज्यादा होगा, थीटा 1 ज्यादा। रेंज का फॉर्मूला लगाओगे ना, रेंज का फॉर्मूला आता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहां गड़बड़ कर दोगे, दिक्कत क्या है, अब नहीं बोल सकते कि जिसका थीटा ज्यादा उसका आर ज्यादा। तुम कहोगे सर क्यों नहीं बोल सकते, सर थीटा बढ़ाने पर साइन थीटा बढ़ता है, जिसका थीटा ज्यादा उसका आर ज्यादा, थीटा तो 1 का ज्यादा है तो आर 1 का ज्यादा होगा, मतलब सही दे रखा है। यहां मात खा गई, क्योंकि बेटा साइन जो है 90 डिग्री तक बढ़ता है, थीटा बढ़ाते हो साइन थीटा बढ़ता है, साइन 90 डिग्री तक बढ़ता 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 90 के बाद घटने भी लगता है। सोच यदि एक थीटा 50 है और एक थीटा 60 है, तो 50 का डबल होगा 100 और 60 का डबल होगा 120। साइन 100 पर ज्यादा वैल्यू होती है, साइन 120 पर कम हो जाती है, 90 तक बढ़ता है उसके बाद घटता है, तो यहां दिक्कत है। और वैसे मैं लॉजिकली समझाता हूं, लॉजिकली एक चीज बताओ, जब बेटा हम एक पार्टिकल को फेंकते हैं यहां से, तो पहले रेंज कम होती है, सेम स्पीड पे फेंक रहा हूं, पहले कम एंगल पे फेंकोगे रेंज कम होगी, एंगल बढ़ाओगे रेंज बढ़ेगी। एंगल 45 पर रेंज मैक्सिमम होती है, ये कहां पर है 45 डिग्री पर, और उसके ऊपर बढ़ाओगे फिर कम होगी, और ऊपर बढ़ाओगे और कम होगी। मतलब एंगल बढ़ाने पर रेंज हमेशा बढ़ती नहीं है, 45 तक तो रेंज एंगल के साथ बढ़ती है और 45 के बाद घटने लग जाती है। इसने सिर्फ दिया है कि थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 है, लेकिन यह नहीं बताया कि 45 से बड़ा या 45 से छोटा। यदि यह बोलता कि थीटा 45 से छोटा है, तब मैं कहता कि जिसका थीटा ज्यादा उसकी रेंज ज्यादा। यदि यह बोलता कि थीटा 45 से बड़ा है, तब मैं बोलता कि जिसका थीटा ज्यादा उसकी रेंज कम। 45 से बड़े के लिए उल्टा होता है, ये ध्यान रखने वाली चीज है, बहुत अच्छी चीज, मतलब गड़बड़ हो ही जाती है, फॉर्मूले में आएंगे या कैसे में आएंगे गड़बड़ कर देंगे। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, याद रखना बेटा। यदि बहुत नई चीज सीखे हो यहां पे आज, तो कमेंट में जरूर बताओ मुझे कि हाँ सर ये बहुत अच्छी चीज थी, प्लीज ऐसी चीजें और बताओ जो हम कुछ अलग सीख रहे हैं, कुछ नया सीखा है तो कमेंट में जरूर बताना मेरे को। देखो सही मेरी मेहनत जो है वो काम कर रही है, नहीं कुछ अलग चीज सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो, कि ये गड़बड़ हम कर सकते थे। टोटल एनर्जी U1 ग्रेटर देन U2। देखो टोटल एनर्जी में दो चीजें हैं यहां पे हम बात करते हैं बेसिकली, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक तो दोनों की सेम है,
पोटेंशियल के बारे में क्या कहोगे? पोटेंशियल के बारे में क्या कहोगे? है भाई, काइनेटिक तो दोनों की सेम है, पोटेंशियल के बारे में देखो। अब एक चीज बताता हूं तुमको, सर पोटेंशियल तो जिसकी हाइट ज्यादा है उसकी पोटेंशियल ज्यादा है, ऐसा नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना, जब हमने फेंका स्टार्टिंग में, जब हमने स्टार्टिंग में फेंका था, दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर थी, सेम थी, पोटेंशियल भी दोनों की सेम थी, तो ये तो बराबर है। तुम्हें लगे कि सर मैक्सिमम हाइट ज्यादा ऊपर तो ये जा रहा है, तो सर इसकी होनी चाहिए। बेटा जब ये मैक्सिमम हाइट पर होगा तो इसकी स्पीड कम होगी, और जब ये मैक्सिमम हाइट पर होगा इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा है, नेट तो सेम ही है। तो काइनेटिक जो टोटल एनर्जी है बेटा दोनों की बराबर है, बड़ी छोटी नहीं है। इनिशियली सारी की सारी काइनेटिक के फॉर्म में थी और वो बराबर थी। अब होगा क्या, जब ऊपर जाएंगे तो काइनेटिक घटेगी और वो ही पोटेंशियल में आएगी, कोई नई नई एनर्जी आ रही है, तो टोटल एनर्जी तो बराबर है। ये बोल रहा है ज्यादा है, ये गलत बोल रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए एंड बी। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कुछ बढ़िया सीखे इस क्वेश्चन में या नहीं? ठीक है, चल एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये करो, ये करो, ट्राई करो, ट्राई करो। ए क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर। हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल? ये क्रिकेटर बोल रहा है कि एक जो बॉल फेंक रहा है क्रिकेटर, वो मैक्सिमम 100 मीटर दूर फेंक सकता है। तो बताओ ग्राउंड से मैक्सिमम कितना हाइट पर फेंक सकता है? हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल? देखो बेटा आंसर तो कुछ रट के ही रखते हैं, इसका तो याद ही होता है, ठीक है ना, याद ही रखना है एक्चुअल में। यदि एक क्रिकेटर मैक्सिमम दूर फेंक रहा है तो वो 45 डिग्री पर फेंकता है, और आर की मैक्सिमम वैल्यू आती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। साइन 2 थीटा यहां साइन 90 बनकर के 1 हो जाएगा, तो ये आता है यू स्क्वायर बाई जी। लेकिन यदि इसी बॉल को वो मैक्सिमम ऊपर फेंकना चाहता है तो वो ऐसे फेंकेगा यू स्पीड से, और वो ऐसे जाएगी, तो एच मैक्सिमम जो इस केस में आएगा वो आएगा यू स्क्वायर बाई 2g मैक्सिमम हाइट, जो कि उसका क्या है, जो कि उसका क्या है, आधा, मैक्सिमम रेंज का आधा है। मैक्सिमम रेंज क्या है 100, उसका आधा, मतलब मैक्सिमम 50 मीटर ऊपर फेंक सकता है, मैक्सिमम 50 मीटर ऊपर फेंक सकता है। यदि हम किसी चीज को मैक्सिमम x डिस्टेंस पे फेंक सकते हो तो हाइट पे फेंकना है मैक्सिमम, तो हम ऊपर फेंकेंगे और वो मैक्सिमम उसका आधा होगी, सेम स्पीड से फेंक रहे हैं। यहां एक लिटिल बिट एक एक्स्ट्रा चीज याद ध्यान रखने के लिए बता दूं बेटा, कभी कभी वो इस प्रोजेक्टाइल की भी हाइट पूछ लेता है। कैसे? क्वेश्चन की लैंग्वेज से देखना, बोल रहा है कि एक क्रिकेटर एक बॉल को मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए फेंकता है जो कि 100 मीटर है मैक्सिमम डिस्टेंस, तो बताओ वो बॉल ग्राउंड से मैक्सिमम कितनी हाइट पर गई होगी। मतलब उसी बॉल की बात कर रहा है, दोबारा नहीं फेंकवा रहा है उसे, उसी बॉल की मैक्सिमम हाइट क्या गई होगी। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है बेटा ये होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। थीटा तो 45 है, तो ये आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 बाई 2g। साइन 45 होता है 1/√2, स्क्वायर होगा 1/2, और 2 पहले से है तो ये आएगा यू स्क्वायर बाई 4g। तो एक्चुअल में ये आर मैक्सिमम का 1/4 आता है। इसको हम r tan थीटा इज इक्वल टू 4h वाले से भी देख सकते हैं। लेकिन ये मैक्सिमम पॉसिबल हाइट नहीं है, ये इस प्रोजेक्टाइल के दौरान इस बॉल की मैक्सिमम हाइट है। लेकिन यदि उसको बॉल दी जाए कि फेंक मैक्सिमम ऊपर, तो वो 45 पे नहीं फेंकेगा, वो 90 पे फेंकेगा, ऊपर फेंकेगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना चाहिए, ये r/2 आता है, ये r/4 आता है। बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, एक नहीं दोनों को ध्यान रखना है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के उसके हिसाब से आंसर देना है। ओके, क्लियर है भाई? नेक्स्ट नेक्स्ट
ये रहा, मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा, चैलेंजिंग क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस। एक तो ये आपके लिए होमवर्क है, सोचो क्या आंसर होगा, ठीक है। मोर देन वन करेक्ट आंसर पॉसिबल है, होगा नहीं होगा आई डोंट नो, सोच समझ के। वैसे देखो होगा क्या, वो बोला होगा स्लाइड पैराबोलिक स्टार्टिंग फ्रॉम पार्टिकल पार्टिकल लेस देन इफ द पार्टिकल इज द हाईएस्ट पॉइंट देन, हाँ ठीक है। सिंगल करेक्ट आंसर, चलो सिंगल करेक्ट आंसर है, हाँ। और एक ये क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ये भी आपको सोल्व करना है, ठीक है। समझा देता हूं क्वेश्चन क्या है। द सेलिंग ऑफ ए लॉन्ग होल इज 25 मीटर हाइट, मतलब एक ऐसे बड़ा होल है जिसकी हाइट 25 मीटर है। What is the maximum horizontal distance that a ball can be thrown to speed 40 मीटर पर सेकंड can without hitting the, मतलब हमें मैक्सिमम दूर फेंकना है, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम उसको फेंकेंगे, लेकिन हमें एक चीज भी ध्यान रखना, मैक्सिमम दूर फेंकना है, लेकिन छत के टकराने भी नहीं चाहिए। छत के टकरा जाएगी तो फिर कैसे जा पाएगी मैक्सिमम दूर। वन वन टाइप में ऐसे टिप खा के नहीं जा रही, सिर्फ एक बार में मैक्सिमम कितना दूर हम फेंक सकते हैं। 25 मीटर हाइट है, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहे हैं। सोच समझ के आंसर निकालना, ये आपके लिए चैलेंज है। देखते हैं, और आंसर कमेंट में लिखो, मैं देख के अगली क्लास में बताऊंगा किसका सही था किसका गलत था। लेक्चर 2 में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, एग्जाम्पलर के। इनके अगली क्लास में मैं और क्वेश्चंस लेके आऊंगा, कुछ सर्कुलर मोशन के भी क्वेश्चन लेके आऊंगा। बेटा ये सारे क्वेश्चंस ही सीधे एग्जाम में उठ के आ जाते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें सब्जेक्टिव बड़े बड़े भी क्वेश्चंस हैं, वो हम नहीं करते। मैं उनको आपके लिए फिल्टर करके लेके आता हूं कि कौन सा क्वेश्चन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्ट करके पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बेटा, टाटा।